नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ 19। पाठ का शीर्षक है महाकवि कालिदास। इस पाठ के लेखक हैं हड़वेचा जी। तो इस पाठ के पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि महाकवि जो कालिदास जो हैं वो युवावस्था तक निरक्षर थे। तो बात उस समय की थी। उस समय एक राजा थे, राजा शारदानंद, जिनकी एक गुणी और रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा, जिसको अपने रूप का और ज्ञान का बहुत घमंड था। शादी के लिए विद्योत्मा ने प्रस्ताव दिया था कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे राजकुमारी विद्योत्मा विवाह करेगी। जैसे जैसे यह घोषणा सुदूर देशों तक पहुंची, दूर से विद्वान और पंडित रानी विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, पर राजकुमारी विद्योत्मा के सामने कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित टिक नहीं पाया था। राजकुमारी विद्योत्मा से हारने के अपमान का बदला लेने के लिए पंडितों ने और विद्वानों ने एक योजना बनाई कि राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह एक मूर्ख से करवा दिया जाए। और उन्हें एक ऐसे मूर्ख की तलाश थी, और ऐसे मूर्ख के रूप में मिले थे कालिदास, युवावस्था के कालिदास। कालिदास उस समय पे एक पेड़ पर चढ़े उस डाली को काट रहे थे जिस पर स्वयं वे बैठे हुए थे। विद्वानों ने, पंडितों ने जब ये देखा तो उन्हें इस बात की उन्होंने पुष्टि कर ली कि इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं मिल सकता। और उस मूर्ख से राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह कराने की योजना उन पंडितों ने, विद्वानों ने बनाई। और उस मूर्ख युवक को राजकुमारी विद्योत्मा के सम्मुख ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुए। हालांकि उनके शास्त्रार्थ जो हैं वो सांकेतिक भाषा में हुए थे, जो कि पंडितों और विद्वानों के द्वारा रचाए गए एक षड्यंत्र का एक भाग था। उस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी विद्योत्मा को किसी भी प्रकार का कोई भान न था। राजकुमारी विद्योत्मा और उस मूर्ख युवक से जब शास्त्रार्थ हुए तो दोनों के मध्य में जो सांकेतिक भाषा में जो बात कही, उसका उस मूर्ख के उत्तर का अभिप्राय उन पंडितों विद्वानों ने अपने हिसाब से बताया। और राजकुमारी विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक के द्वारा दिए गए सांकेतिक भाषा में जो उत्तर दिए गए थे, उनका प्रश्न जब विद्वानों से जानने को मिला तो उन्होंने, राजकुमारी विद्योत्मा ने हार मान ली। और फिर राजकुमारी विद्योत्मा का और इस मूर्ख युवक का बहुत ही धूमधाम से विवाह करवा दिया गया। फिर आगे की कहानी हम वीडियो के इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक यानी एकाएक अचानक बोल उठा, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातें का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसे अपने महल, और राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद करवा दिए। और यानी कि कालिदास के प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया गया, कठोर। फिर यानी कि जब कालिदास के प्रवेश पर
प्रतिबंध लगा दिया गया तो कालिदास को भी काफी दुख हुआ और वह घर से बाहर चले गए, यानी कि फिर वह चले गए, वहां से चले जाते हैं और काफी कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास का नाम प्राप्त हुआ। यानी कि जो कालिदास, यानी वह जो मूर्ख युवक था, उसने मां काली की कठोर तपस्या की, उसे काली के भक्त में जाना गया, जिससे उसे नाम मिला कालिदास। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए, यानी कि निपुण हो गए, कुशल सारी विधाओं में उन्होंने महारत हासिल की। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास वापस लौटे। द्वार तब भी बंद थे। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की। यानी कि अब जो कालिदास जो हैं, जो कि कठोर तपस्या के बाद सभी विधाओं में ये कह सकते हैं, वह काफी विद्वान होकर जब वापस लौटे तो उन्होंने प्रमाण दिया कि अब मुझे सभी शास्त्रों की जानकारी है, और उसने परिणाम स्वरूप, यानी कालिदास ने अपने, यानी कि प्रमाण स्वरूप संस्कृत भाषा में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की और कहते हैं अनावृत कपाट द्वार देहि। उन्होंने संस्कृत भाषा में राजकुमारी विद्युत्मा रानी विद्युत्मा से दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना की। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उसके पंडित यानी विद्वान होने का विश्वास हो गया तो द्वार खोलकर कालिदास का स्वागत किया। द्वार खोलकर फिर कालिदास का रानी विद्युत्मा ने स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। कालिदास जो हैं वो अब हर क्षेत्र में काफी अनुभव प्राप्त कर चुके थे। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है। अब यहाँ की जो पंक्तियां हैं ये उनके साहित्य के बारे में बताती हैं कि उनका साहित्य था कैसा, तो उसके बारे में बताते हैं। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं, वे अतुलनीय हैं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि चरित्र चित्रण उनके जैसा कोई और नहीं कर सकता था, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता था, यानी कि उनकी रचनाओं में जो पात्र होते थे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह सम्मुख हों, जैसे वह सामने हों। हर बात पर बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती थी। कालिदास की जो रचनाएं हैं उन्होंने जो भी बात प्रस्तुत की जाती थी वह बहुत सहज लगती थी, वह बहुत ही प्राकृतिक लगती थी। ऐसा पता ही नहीं चलता था कि ये सिर्फ एक रचना, ये सिर्फ एक कल्पनाएं हैं या कल्पना की। उन्हें किसी को इस बात का भान नहीं होता था कि कल्पना है, ऐसा प्रतीत होता था ये प्राकृतिक हैं, ये बहुत ही सहज हैं। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते थे कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं परंतु उसका रक्षक और पिता भी होता है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देने से अभिप्राय ये है कि उनकी जो रचना है ऋतुसंहार, उन्होंने छोटी से छोटी बात को बहुत ही
अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी कि ऋतु संहार में ऋतुओं का और प्रकृति का जो सुंदर चित्रण ऋतु संहार में मिलता है वह उनके अन्य किसी काव्य में नहीं है। तो उनके और काव्य हैं जो यहाँ मैंने आपको लिख रखे हैं, यहाँ से आप देख लेंगे। और ये इनके 7 जो हैं वह प्रमुख काव्य हैं, जैसे ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ये उनके 7 प्रमुख रचनाएं हैं, 7 प्रमुख काव्य हैं। तो मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। यानी कि कालिदास के द्वारा लिखा गया पहला नाटक कौन सा था? मालविकाग्निमित्र। और मालविकाग्निमित्र में 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविशा की प्रेम कथा है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कल कि मालविकाग्निमित्र में किसकी प्रेम कथा है, किस किस की प्रेम कथा है, तो वह आपको लिख देना है। तीसरा ग्रंथ जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है वह है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है। तीसरा ग्रंथ और दूसरा नाटक है, इसके 5 अंक हैं तथा महाराज पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण इसमें मिलता है। और फिर कुमार संभव के बारे में लिखा है कि कुमार संभव का काव्य है। इसमें सीता पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन कुमार संभव में मिलता है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है यानी कि मेघदूत के बारे में कहते हैं जो कि कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बताकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी ब्रह्मणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए और अपना संदेश भी दिया। इस काव्य में वर्षा काल और विरह यानी कि वियोग, जब अलग होने से जो दुख उत्पन्न होता है उसे वियोग कहा जाता है, उसे विरह कहा जाता है। तो उसी के बारे में लिखा है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। फिर बात करते हैं कालिदास की अगली रचना रघुवंश की। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया था कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह अंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि रघुवंश जो है यह उनकी जो कृति जो है उनके द्वारा लिखा गया वे ग्रंथ रघुवंश के बारे में कहते हैं कि यह तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश है और कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूं। और लिखते हैं कि मैं तो तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात कर रहा हूं। यानी कहने का तात्पर्य है महाकवि कालिदास स्वयं को तुच्छ बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने इन शब्दों से, अपने तुच्छ ज्ञान से एक इतना बड़ा एक महाकाव्य लिखने जैसा यानी समुद्र पार करने जैसा उनके लिए है। और फिर सूर्यवंश में दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में मिलती है। यानी कि प्रश्न कभी आ जाता है कि रघुवंश में किस किस की कहानी है, वो सब आपको
याद कर लेना है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वोत्तम ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शाकुंतला की कथा कही है। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने किसकी कहानी कही है, यानी किसकी कथा का वर्णन किया गया है। तो वह किसका किया गया है? राजा दुष्यंत और शकुंतला का। राजा दुष्यंत और शकुंतला का। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत के साहित्य में हमेशा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन यानी कि फिलहाल के जो समय का, उस समय का, उनकी रचनाओं में उस समय के साहित्य, शासन, राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक दिखाई पड़ती है। उस समय कालिदास ने उन 7 प्रमुख रचनाएं जो लिखी वो आपको मैंने बताई, और इन रचनाओं में किसकी व्याख्या की गई है, किसकी कहानी इन रचनाओं में दी गई है कालिदास के द्वारा, वो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ किस प्रकार हमने देखा कि एक मूर्ख युवक किस प्रकार महाकवि के रूप में जाना गया, वो इस पाठ में हमने पढ़ा। अब यहाँ के कुछ 1-2 प्रश्न जो हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कालिदास का जन्म स्थान क्या माना जाता है। तो उनका जन्म स्थान क्या है? उज्जैनी, यानी कि उज्जैन। मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक है यक्ष। और फिर एक प्रश्न बीच में मैंने आपको बताया था, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? पहले तो आपको ये बता दूं विक्रम संवत है क्या? हिंदू कैलेंडर है, और इसका प्रारंभ किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा, महाकवि कालिदास के बारे में हमने कुछ जाना। इनको कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इनके महाकवि कालिदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ को याद कर लेना है, और ग्रंथों में, उनके प्रमुख ग्रंथों में जो कहानियाँ जो प्रस्तुत की गई हैं, जिसके बारे में जो कहानी दी गई है, उसको आपको याद कर लेना है। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।